नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स को। दोस्तों, हम इसे कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे और आज का हमारा है पार्ट 1 और ये हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 6 है। मेरा नाम है मनीषा मौर्या। योगेंद्र साहू क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया है, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक डिस्क्राइब किया गया है। अब सवाल ये आता है कि फंडामेंटल राइट्स का हिस्ट्री क्या है? क्या हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो ऐड हुआ? तो देखिए 1251 में क्या हुआ था, जो इंग्लैंड के किंग थे और वहां के जो बैरन्स थे, बैरन्स मतलब होता है वहां के जो एलिट क्लास लोग होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं। तो इंग्लैंड के किंग और वहां के एलिट क्लास रिच लोग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट क्यों हुआ? देखिए, इंग्लैंड में जो किंग का पोस्ट होता है ना, वो बिल्कुल एक भगवान से कम का पोस्ट नहीं होता है। वहां पर किंग ही सब कुछ होता है। तो अब वहां के जो एलिट क्लास लोग हैं वो भी तो चाहते थे कि उनके पास भी कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हो, कुछ बेसिक राइट्स हो। इसलिए वहां के किंग और वहां के जो रिच पीपल थे उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट सबके लिए नहीं था, ये एक्चुअली में केवल कुछ पीपल के लिए था, कुछ बहुत ही रिच लोगों के लिए ही था। तो उस एग्रीमेंट में ये बात कहा गया कि किंग जो होगा वो सुप्रीम नहीं होगा, एटलीस्ट कुछ राइट्स जो हैं, कुछ बेसिक राइट्स जो हैं उनको भी दिए जाएंगे जो वहां के एलिट क्लास लोग हैं। और इसी राइट्स को कहा गया वहां पर, इस एग्रीमेंट को कहा गया मैग्ना कार्टा। क्लियर है? और ये मैग्ना कार्टा अब एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। हमारे फंडामेंटल राइट मतलब हमारे पार्ट 3 को इसीलिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है? अब आप जानते ही होंगे कि 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और वहां पर फंडामेंटल राइट की जगह क्या वर्ड यूज हुआ? बिल ऑफ राइट्स। एक तो यहां से इंस्पिरेशन मिली अलग अलग कंट्रीज को कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया जाए और उसी में से हमारा भी एक देश है। तो ये बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है हमारा फंडामेंटल राइट। क्लियर है? अब देखिए एक चीज समझिए, हमारा देश आजाद कब हुआ है आपको पता ही है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ, कब लागू हो गया था? ये 26 जनवरी 1950 को। और लगभग 200 साल तक हमारा देश जो है वो अंग्रेजों की गुलामी झेला है। क्लियर है? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये चीज बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर यहाँ के लोगों को कुछ बेसिक राइट्स नहीं दिए गए तो कभी भी फुल फ्लेज्ड डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल है इंडिविजुअल का। इसलिए जरूरी है कि यहाँ के लोगों को एटलीस्ट कुछ बेसिक राइट्स तो ऐसे दिए जाएं जिन्हें कोई छीन ना सके, किसी भी कंडीशन में छीन ना सके। और इसीलिए इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? नेक्स्ट हम समझते हैं। देखिए, ये जो राइट्स होते हैं आप हमेशा सुनते भी होंगे, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या ये एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? देखिए, हमारा जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो ये पूरा पार्ट 3 में जितने भी राइट्स दिए गए हैं उसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? अब इस पार्ट 3 को छोड़ दो, बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में और भी तो राइट्स होंगे, तो वो जो बाकी के जो राइट्स हैं उनको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं? 22। कितने आर्टिकल है? 395।
इसमें जितने भी राइट्स हैं सारे राइट्स को हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लेकिन फंडामेंटल राइट्स केवल पार्ट 3 को बोलेंगे। मतलब फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो है, सारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही तो है, लेकिन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्यों? केवल पार्ट 3 में जो राइट्स बताया गया है केवल वही फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर? अब बात हम ये देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। क्लियर? अब देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या वो सबको मिले हैं? सिटीजन तो आप लोग जानते हैं कि किसे कहते हैं, हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। क्या सिटीजन को भी सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं? क्या एलियन आप जानते हैं ना, वो लोग जो हमारे देश में रह रहे हैं लेकिन वो इस देश के नागरिक ना होकर किसी और देश के नागरिक हो, उसे हम बोलते हैं एलियन। ये जादू वाला एलियन नहीं है। फ्रेंडली एलियन वो उस देश के नागरिक हैं जिसके साथ हमारे देश का रिश्ता अच्छा है। एनिमी एलियन वो उस देश के नागरिक हैं जिसका हमारे देश के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। क्लियर है? तो सिटीजन्स के पास सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे सिटीजन्स के पास। फ्रेंडली एलियन के पास थोड़े फंडामेंटल राइट्स हैं और एनिमी एलियंस के पास तो बहुत ही कम। क्लियर? अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है वो क्या है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास ही है। ये 15, 16, 19, 29, 30 ये एलियन के पास नहीं है। क्लियर है? ये एग्जाम में पूछ सकता है। वैसे भी जो हमारा फंडामेंटल राइट ये जो चैप्टर है वो हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट नहीं होते का मतलब ये होता है, देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में हम आगे पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे पास बोलने की आजादी है। तो क्या हम किसी को अपशब्द बोल सकते हैं? क्या हम किसी को गाली दे सकते हैं? क्या कोई हमें गाली दे सकता है? हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो क्या हम किसी को थप्पड़ मार सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे? नहीं। देखिए फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है जहां पर जरूरत पड़े। ये हम डिटेल में वहां पर देख लेंगे। ठीक है? तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमेशा लगाया जा सकता है। क्लियर? ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट और लॉ बनाता है पार्लियामेंट। देख ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, ये पॉइंट याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल है मतलब क्या? अगर हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीना जाए या कम किया जाए तो हम जा सकते हैं कोर्ट। कौन सा कोर्ट? हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंडर और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंडर। तो जब भी हमसे हमारा कोई राइट को वायलेट करे, कम करने की कोशिश करे, तो इसे हम वापस पाने के लिए, रीगेन करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। इसी को कहा जाता है कि ये जस्टिसिएबल है। लेकिन इसी के अपोजिट आप देखेंगे पार्ट 4 में डीपीएसपी है। डीपीएसपी को अगर हमें नहीं दिया जाए, अगर डीपीएसपी को वायलेट किया जाए पूरी तरीके से, अगर उसको अप्लाई ना किया जाए तो हम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि वो जस्टिसिएबल नहीं है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स को कभी कभी सस्पेंड किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो है अपनी मर्जी से कभी भी उसको सस्पेंड कर देगा या हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कभी भी सस्पेंड कर देगा। कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दिया जाए देश में तो आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 और 21 जो है वो बने रहेगा, लेकिन बाकी का जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाएगा। क्लियर है? और भी कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्स है, जिसकी पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस फोर्स या इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई केस चल रहा है, कोई वर्क चल रहा है, तो हो सकता है उस समय पार्लियामेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन पर। क्लियर है? या फिर अगर हमारे देश के किसी एरिया में मार्शल लॉ अप्लाई हो तो उस पर्टिकुलर एरिया में फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कितना किया जाएगा? कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स
रेस्ट्रिक्ट होंगी, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। क्लियर? लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटाया जाएगा, वो हमेशा ही बना रहता है। और पार्लियामेंट ही इन्फोर्स करने का काम करता है फंडामेंटल राइट्स को। अब दोस्तों देखिए, टोटल अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, हमारा फंडामेंटल राइट पार्ट 3 जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, और एग्जैक्ट राइट्स की बात की गई है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए गए। हमारे पास 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 थे। पहले कब? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अभी हमारे पास 6 है। कौन सा हट गया देखेंगे। तो पहला हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। राइट टू इक्वालिटी मतलब सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा, और डिटेल में देखेंगे हम 14 से 18 में। क्लियर है? राइट टू फ्रीडम, आजादी, लेके रहेंगे आजादी, यस, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन कोई आपका शोषण नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट जो है बात की गई है राइट्स की आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, कौन कौन कैसे कैसे अपने धर्म का पालन कर सकता है, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। माइनॉरिटीज के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात की गई है आर्टिकल 29 से 30। अब देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है वो आर्टिकल 32 आ रहा है, मतलब आर्टिकल 31 मिसिंग है। क्लियर है? अब देखिए आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 30 तक कोई भी राइट्स अगर वॉयलेट किया जाता है तो हमारे पास क्या ऐसा कोई राइट है कि हम कोर्ट जा सकते हैं? यस, आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वापस गेन करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बात कही जाएगी आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 31 जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तब था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज ऐड की जाए या उसको रिमूव की जाए तो अमेंडमेंट तो करना पड़ता है। तो वो अमेंडमेंट कौन सा था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कब किया गया था? 1978 में। कौन सा राइट को हटाया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में था। इसको हटाकर कहां पर ले जाया गया? आर्टिकल 300A में। अब ये नॉर्मल लीगल राइट बन चुका है। अब आपको तो पता ही है ये चीज कि जब फंडामेंट जो पार्ट 3 में राइट दिया गया है उसी को हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, और फिर जो अदर है वो फंडामेंटल राइट तो कहलाता नहीं। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये सिंपल लीगल राइट बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। क्लियर है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 था, इसको हटा दिया गया और इसको ऐड कर दिया गया आर्टिकल 300A के रूप में। जो अमेंडमेंट किया गया वो था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी तक यही बोल रहे हैं ना कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 डिफरेंट टाइप के राइट्स हैं, टोटल 6 टाइप ऑफ राइट्स हैं। तो फिर आर्टिकल 12 और 13 में क्या है? तो देखिए इस चीज को समझिए। जब भी हम आर्टिकल 14 से 32 तक पढ़ेंगे ना, एक टर्म का बार बार यूज होगा और उस टर्म का नाम है स्टेट। ये स्टेट टर्म बार बार यूज होगा। अब जैसे ही हम स्टेट सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये स्टेट नहीं है। यहाँ पर जो स्टेट टर्म का यूज किया गया है वो हमारे 28 स्टेट से रिलेटेड नहीं है। अब देखते हैं ये क्या है। इसी स्टेट को तो डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और लॉ बनाने का काम कौन करता है? अगर हम यूनियन की बात करें तो पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट में लॉ बनाने का काम करता है स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ऑल लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, अदर अथॉरिटीज इन इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो सारी अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। अब याद रखिए ये अदर अथॉरिटीज को ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 में डिफाइन नहीं किया गया है। इसे टाइम टू टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती है। कुछ याद रख लिएगा, जैसे कि सेल है, जैसे कि ONGC है, ये सारे जो हैं
इसे भी स्टेट कहा जाता है। जुडिशरी स्टेट में नहीं आता है। जब जुडिशरी जो है जुडिशियल एक्ट करता है तो वो स्टेट नहीं कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है? क्या हमारा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ बना सकता है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो, उसके खिलाफ हो, या आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दे? क्या वो ऐसा लॉ बना सकता है? नहीं बना सकता। और इसी नहीं बना सकने की बात तो कही गई है आर्टिकल 13 में। देखिए, कुछ लॉज तो हमारे 26 जनवरी 1950 से पहले भी बनाए गए थे होंगे ना। इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, इस दिन से अब कॉन्स्टिट्यूशन ही अप्लाई होगा पूरे देश में। लेकिन इससे पहले भी तो बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा। तो वो सारे लॉज अगर फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हो, फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, तो वो सारे लॉज वॉइड और नल हो जाएंगे, खत्म। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आए? तो पहला कंडीशन क्या हुआ, वो सारे लॉज जो 26 जनवरी 1950 के पहले बने हुए हैं, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है तो वो नल एंड वॉइड होगा। नेक्स्ट बात आती है, अब वो उन लॉज की बात करते हैं जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद बने हैं, मतलब हमारा संविधान लागू होने के बाद बना। तब क्या होगा दोस्तों कि अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्ट्रावेंशन करे, अगर वो इनकंसिस्टेंट हो, तब भी वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन केवल वही पार्ट, केवल वही क्लॉज, केवल वही पैराग्राफ जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये एक एक्ट बनकर पास हुआ। इस एक्ट में टोटल जो है इस तरीके से कुछ 10 पॉइंट्स हैं, 10 सेक्शन है। अब सेक्शन नंबर 4 जो है ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो पूरे 10 के 10 नल एंड वॉइड नहीं होंगे। जो सेक्शन नंबर 4 है ना, वो केवल सेक्शन नंबर 4 ही नल एंड वॉइड होगा। केवल वही सेक्शन, वही क्लॉज, वही ये बोल सकते हैं लॉ जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, वही जो है नल एंड वॉइड होगा। पूरा एक्ट को ऐसा नहीं है कि उठा के कचरे में फेंक दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारा आर्टिकल 13 बात करता है कि वो लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अब बात आती है कि लॉज का मतलब क्या होता है। बार बार हम लॉ लॉ बोल रहे हैं ना, ये लॉ क्या है? ये क्या फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है? नो। लॉ का मतलब ये है जो हमारा पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कोई लॉ, कोई एक्ट बनाता है, या फिर हमारा स्टेट लेजिस्लेचर कोई एक्ट बनाता है, वो एक्ट आ गया लॉ के अंडर में। या फिर कोई ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को कौन पास करता है? एक तो हमारा प्रेसिडेंट और दूसरा हमारा गवर्नर। ये कोई ऑर्डिनेंस अगर पास किया जाता है, या कोई रूल्स, या कोई रेगुलेशन, या कोई नोटिफिकेशन, या फिर कोई कस्टम, आप कस्टम तो जानते होंगे ना, किसी किसी एरिया में कुछ अलग अलग कस्टम होते हैं, या कोई नोटिफिकेशन या रेगुलेशन, जैसे कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एसपी, कलेक्टर, ये भी अपना टाइम टू टाइम रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन पास करते हैं। तो कोई भी एक्ट, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी कस्टम, रूल, रेगुलेशन, बायलॉ, नोटिफिकेशन, कुछ भी अगर आपसे आपका फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करे, कम करने की कोशिश करे, तो भैया ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा कोई एक्ट अगर पास हो जाता है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू इसी को कहा जाता है कि ये कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि आपने जो लॉ बनाया है वो सही है नहीं, अगर कहीं वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, अगर है तो फिर नल एंड वॉइड, इसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आर्टिकल 13। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आर्टिकल 14। अब हमने देखा था ना राइट टू इक्वालिटी, सबके साथ समानता होगी, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। अब आते हैं हम आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 क्या बोलता है देखिए, द स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दो टर्म यूज किया जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप अपने आसपास बहुत तरह के लोग देखते हैं, कौन कौन से? अमीर, गरीब, काला, गोरा, लड़का, लड़की, ट्रांसजेंडर और बहुत सारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्या आपने कभी ये सुना है
कि अगर ये जो क्या बोलूं, जैसे कि अमीर आदमी है उसको भैया किसी भी क्राइम के लिए फांसी पर लटकाया जाएगा, और जो गरीब है, जो अपना पुअर इंसान है, उसको बिल्कुल आजाद कर दिया जाएगा। ऐसा आपने सुना है? जो गोरे लोग हैं उसको किसी अपराध के लिए 10 साल की सजा दी जाएगी, और जो काले लोग हैं उसको 30 साल की सजा दी जाएगी। ऐसा आपने कभी सुना है? नहीं ना। तो याद रखिएगा, लॉ के सामने, लॉ के लिए जो है वो इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी होगी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजर में सभी समान होंगे। आप ये इमेज देखते होंगे, या आप इमेज देखते हो तो आपको कोर्ट की याद आती है ना। तो देखिए यहाँ पर एक महिला जो है वो आंख में पट्टी बांधी हुई है, मतलब इसको कुछ दिखाई नहीं देता कि सामने वाला व्यक्ति अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, हिंदू या मुस्लिम है, इसको कुछ नहीं दिखाई देता। और फिर इन्होंने पकड़ा हुआ है एक तराजू, मतलब कि ये समानता, इक्वालिटी की बात करती है, ठीक है, समान हक की बात करती है। तो आर्टिकल 14 यही बताया गया है, कानून की नजर में सभी समान है, कानून भेदभाव नहीं करता। क्लियर है? अब ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या होता है? देखिए, ये दो प्रकार की महिलाएं आपको दिख रही है। ये थोड़ा मजदूर करती है, गरीब महिला है, और ये बहुत ही अमीर महिला है, ठीक है। दोनों सेम क्राइम कमिट करते हैं। ये कमाती है महीने का, मान लेते हैं ये 6,000 कमा रही है, ये कमाती है महीने का 4 लाख, ठीक है। अब ये सेम क्राइम कमिट करते हैं, कोर्ट इसको बोलता है कि तुम पे करोगे 1 लाख, और इसको भी बोलता है कि 1 लाख ही पे करना है। अब इसको 1 लाख पे करने में तो हालत खराब हो जाएगी, ये नहीं कर पाएगी, हो सकता है इसको जेल में भर दिया जाए, और ये तो तुरंत ही पे करके छूट जाएगी जेल से। तो मतलब कि इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा लॉ के सामने, इसको इसके हिसाब से जो है पनिशमेंट दिया जाएगा, और इसको इसके हिसाब से, मतलब सबको पहले एक समान पद पर तो लाया जाए, सबको एक समान, ये बोल सकते हैं हैसियत पर तो लाया जाए, ये सबको एक जैसे लाना है पहले, उसके बाद जो है हम इक्वालिटी बिफोर लॉ अप्लाई करेंगे। क्लियर है? जैसे कि आप देखते ही होंगे, गर्भवती महिलाएं जो होती है उनको फांसी की सजा नहीं दी जाती है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए जुवेनाइल कोर्ट होता है। तो यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ही है कि सबको जो है, जो बहुत ही पिछड़े हुए, दबे हुए, कमजोर वर्ग के लोग हैं, पहले आप उनको बराबर में लाइए, फिर आप उनके सामने इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है अप्लाई कीजिए। क्लियर है? इसीलिए आप विमेन के लिए आप देखो, या फिर SC ST, बैकवर्ड क्लास, ट्रांसजेंडर और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको स्पेशल प्रोविजंस दिया जाता है। क्यों? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो हमारा आर्टिकल 14 दो चीजों के बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटेन का कंसेप्ट है, और ये जो है USA का कंसेप्ट है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15, बड़ा प्यारा सा आर्टिकल है ये, एक मूवी भी बनकर आई है इसकी, आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15। एक बार आप वो मूवी भी जरूर देखें। डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किस बेस पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कैसे? क्या आप एक सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं? एक कुआं बना हुआ है, अब उस कुएं में लिखा है, उस कुएं में एक बाहर लिखा हुआ है कि इसमें केवल पुरुष पानी पी सकता है, इस कुएं का स्त्री पानी नहीं पिएगी। इसमें केवल इस जाति के लोग पानी पिएंगे, इस जाति के लोग पानी नहीं पिएंगे। एक स्कूल है, उसमें यह लिखा गया है कि यहाँ केवल मुस्लिम पढ़ सकता है, सिख पढ़ सकता है, हिंदू नहीं पढ़ सकते। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी तो होता था होगा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही था। जैसे कि यहाँ पर इस कास्ट के लोग जो हैं वो कुएं को हाथ नहीं लगाएंगे, नल के टैप को हाथ नहीं लगाएंगे। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया आर्टिकल 15 के थ्रू कि भैया आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्लियर है? कहां कहां पर नहीं कर सकते? कोई भी शॉप हो, पब्लिक रेस्टोरेंट हो, होटल हो, या फिर कोई पब्लिक प्लेस हो जो एंटरटेनमेंट के लिए हो। क्लियर है? वेल हो, टैंक हो, बाथिंग गार्ड्स हो, रोड्स हो, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट हो। क्लियर? तो ये सारी चीजों पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, किस बेस्ड पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन फिर आपके दिमाग में आता है कि मैडम, हमने देखा है कि ट्रेन में एक अलग सा बोगी बना होता है जहां पर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है।
बस में भी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है ओनली फॉर विमेन। चिल्ड्रन के लिए अलग से एक्ट है, जुवेनाइल एक्ट। तो फिर यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किस बेस पर? सेक्स के बेस पर। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीजनेबल जो है रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। पार्लियामेंट लॉ बनाकर रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। किनके लिए? मैं आपको बता देती हूँ। एक तो विमेन के लिए, भैया वही लोग होंगे ना जिनको हमेशा से दबाया गया है, तो उनको इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंडर इन सबको पहले एक स्टैंडर्ड पर लाना तो होगा। इसलिए इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। देखिए ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी को इक्वल लाने के लिए, ये सोशलिस्टिक पावर को बताता है। सोशलिस्टिक हमारा जो प्रियम्बल में बताया गया ना, ऐसी कंट्री हमको बनानी है, उसके लिए ये लाया गया। तो विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर विमेन के लिए रिजर्वेशन वगैरह होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, बस में, ट्रेन में और बहुत सारे पब्लिक प्लेस में इनको स्पेशल प्रायोरिटीज दी जाती है, पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज में। बच्चों के लिए भी बहुत सारे अलग अलग एक्ट बनाए जाते हैं, इनके लिए अलग से जुवेनाइल एक्ट है सेम क्राइम पर। दिव्यांगों के लिए भी बनाया जाता है और SC ST बैकवर्ड क्लास के लिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। किस बेस पर? ये जो सारा ग्राउंड दिया गया है ना, इस ग्राउंड पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, क्योंकि हमको इक्वालिटी लानी है, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करना है। बट अदरवाइज इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आर्टिकल 15 का क्या है, ये एक्सेप्शन है। आर्टिकल 16 जो है वो आर्टिकल 15 के जैसे ही है। इसमें बात क्या किया गया है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी के लिए सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सेम वही ग्राउंड है, कुछ ज्यादा का फर्क तो है नहीं। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट, मतलब कि जैसे कि यूपीएससी का फॉर्म आता है, अब उस यूपीएससी के फॉर्म में लिखा हुआ है कि केवल गोरे गोरे लोग फॉर्म भरेंगे, काले लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? रेलवे का फॉर्म आता है, उसमें लिखा है कि दिल्ली के लोग तो फॉर्म भरेंगे लेकिन आंध्र प्रदेश के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ये। तो इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। फिर आपके दिमाग में आएगा, मैडम विमेन के लिए 33% का रिजर्वेशन होता है बहुत सारी जगह पर, SC ST और OBCs के लिए रिजर्वेशन रहता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रहता है। फिर वही बात आती है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। क्लियर है? अब आर्टिकल 17 को हम देखते हैं। आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। वो आप देखे हो ना पुराने जमाने में कि ये नल नहीं तू छूओगे क्योंकि तुम नीचे जात के हो, तुम स्कूल में नहीं पढ़ोगे क्योंकि तुम नीचे जात के हो, तुम खाना नहीं खाओगे यहाँ पर आके, तुम हमारे साथ नहीं बैठोगे, ये डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करेगा, टीचर इस कास्ट के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएगा। अब डॉक्टर अंबेडकर जो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनके साथ खुद हुआ था, आपको पता होगा। उनको जब प्यास लगता था तो वो नल का टैप जो है वो खुद नहीं खोल सकते थे, उनको किसी ऊंची जात वाला जो है वो टैप खोल कर देगा तब जाकर वो पानी पी सकते थे। तो उन्होंने ये चीज को पर्सनली फील किया था, इसीलिए ये जरूरी था भैया कि अनटचेबिलिटी को हटाया जाए, इसको अबॉलिश किया जाए। और आर्टिकल 17 में यही बोला गया कि अगर किसी ने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया तो भैया ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, आर्टिकल 17 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है? टाइटल्स को हटा दिया गया है। आपको पता होगा ना, पहले अंग्रेज के जमाने में और उससे भी पहले बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे राय बहादुर, शहनशाह, बादशाह, महाराज, राजाधिराज, बहुत भयंकर भयंकर। समटाइम्स ये होता था कि इनको कोई और जो है उपाधि दी जाती थी, कोई और आके इनको उपाधि देता था, नहीं तो ये कभी कभी खुद को ही कोई उपाधि दे देते थे। तो समय आ चुका था कि अब ये जो भेदभाव है, ये राजा, महाराजा, गाजी, इन सब टाइटल्स को हटाया जाए, क्योंकि हमें लानी है इक्वालिटी। ठीक है, तो आर्टिकल 18 में उस टाइटल का अबॉलिशन कर दिया गया। आर्टिकल 18 अब से किसी को कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर स्टिल कर्नल,
लेफ्टिनेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ये सारे टाइटल तो दिए जाते हैं। मिलिट्री और एकेडमिक ये छोड़ के कहीं और नहीं दिया जाएगा। मतलब मिलिट्री में ये जो कर्नल, कैप्टन, मेजर, ये जो टाइटल दिए जाते हैं ये एक्सेप्शन में आते हैं। क्लियर है? और एकेडमिक जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, ये सारे जो है एकेडमिक, ये भी जो है एक्सेप्शन में, मतलब मिलिट्री और एकेडमिक एक्सेप्शन में आ जाता है। क्लियर? और कोई भी नो सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई इंडिया का कोई भी सिटीजन जो है वो फॉरेन स्टेट से भी टाइटल नहीं ले सकता। चलो ठीक है, हम अपने यहाँ किसी को टाइटल नहीं दे सकते तो हम बाहर से किसी का टाइटल ले लेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। क्लियर? अब अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो उसको प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा कि क्या हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाएगा तभी जो है वो टाइटल लिया जा सकता है और नहीं लिया जा सकता। मतलब ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 18 जो है वो इक्वालिटी की ही बात कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी के अंडर में ही आ गया कि किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं है, किसी को कोई टाइटल देना ही नहीं है। क्लियर हुआ हमारा? तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल जो 18 है ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फंडामेंटल राइट का पार्ट 2 क्लियर करेंगे। आप योगेंद्र साहू क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको CGPSC, CG व्यापम के कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे।